मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट एंट्री मोड्स इंटरनेशनल बिजनेस में। ये टॉपिक का है, इसका क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम के अंदर, तो हम इसकी बात करने वाले हैं। अगर आपने इसकी दो वीडियोस जो बन रखी है वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं। होता क्या है कि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आपके सामने कई तरीके होते हैं एंट्री करने के इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, और उसमें से सबसे बेस्ट तरीका होता है मर्जर एंड एक्विजिशन। या तो करो या आप कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन कर दो। मतलब एक है कि मर्जर एक्विजिशन, किसी के साथ मर्जर कर लो या किसी कंपनी को एक्वायर कर लो, ठीक है। या फिर आप अपने ही कंपनी को ऐसा रिकंस्ट्रक्ट कर लो कि आप इंटरनेशनल बिजनेस कर पाओ, ठीक है। ये चीज होती है इंटरनेशनल बिजनेस में। तो अब हम पहले बात करते हैं मर्जर की। मर्जर क्या होता है? मर्जर बेसिकली वो होता है कि जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, और इसमें दोनों कंपनी या तो एक नया ब्रांड बना लेगी, अपने एक नए नाम की कंपनी आ जाएगी, या फिर एक ही कंपनी चलती रहेगी और दूसरी कंपनी खत्म हो जाएगी। यानी कि एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर लेगी और होगा क्या कि ये कंपनी अब इसका पार्ट बन जाएगी और बिजनेस किसी और कंपनी के सामने चलता रहेगा। एक तो ये तरीका है, या फिर एक नया कंपनी फॉर्म हो जाएगी, दोनों कंपनी बंद होगी, ठीक है। ये दो तरीके होता है। और जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नई कंपनी फॉर्म हो जाती है उसे बोलते हैं अमालगमेशन, जो यहाँ पर आपके सामने नहीं लिखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज। तो मर्जर में बेसिकली हॉरिजॉन्टल मर्जर एक होता है। हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है कि कोई सेम प्रोडक्ट लाइन की कंपनी है, सेम प्रोडक्ट लाइन आपके सामने ही, बिल्कुल आप ही के लाइन का बिजनेस है और आप ही के मार्केट में है, वो आपस में कंबाइन कर लेते हैं ताकि कंपटीशन को खत्म किया जा सके। जैसे कि एक रिटेलर ने एक रिटेलर के साथ मर्जर कर दिया, एक होलसेलर ने एक होलसेलर के साथ मर्जर कर दिया। फिर है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर क्या होता है कि एक कंपनी जब अपनी दूसरी कंपनी जो कि उसकी लाइन में नहीं है, वो आपकी दूसरी लाइन में है, आपके ऊपर वाली लाइन में होता है, एक नीचे वाली लाइन में। जैसे कि कोई एक आइसक्रीम मेकर ने आइसक्रीम कौन सप्लायर के साथ मर्जर कर लिया। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, एक कौन सी कंपनी थी, एक आपकी सेलिंग कंपनी थी, सॉरी होलसेलर था। तो इन दोनों ने मर्जर कर लिया। क्यों करते हैं मर्जर? ताकि सप्लाई पे कंट्रोल किया जा सके। ये इसको टाइमली माल भेजेगा, सस्ते में माल भेजेगा क्योंकि मर्जर कर लिया, और इसके पास माल की शॉर्टेज भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऐसे में ये आपस में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कंट्रोल कर लेंगे। मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट इस सप्लायर पे ज्यादा करेगा ये बंदा मैन्युफैक्चरिंग वाला, बाकियों पे कम करेगा। अगला है हमारा मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। नाम से पता चल रहा है कि आपको अगर मार्केट को एक्सटेंड, अपनी मार्केट को बढ़ाना है, यानी कि अपने प्रोडक्ट की जो लाइंस है उनको बढ़ाना है। सिर्फ तो वो कंपनी, सॉरी प्रोडक्ट की लाइन नहीं, आपको अपनी दूसरी मार्केट में जाना है। सपोज दो कंपनी एक जैसा प्रोडक्ट बेच रही है बट डिफरेंट मार्केट में बेच रही है। एक बंदा बेच रहा है यूएसए में, एक बंदा बेच रहा है इंडिया में। तो आपने क्या करा, आपने कहा यार मुझे यूएसए में जाना है तो मैं यूएसए के साथ ना मर्जर कर लेता हूँ ताकि मैं यूएसए में भी अपना माल बेच पाऊंगा। तो ये कर सकते हो। एक होता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। इसमें क्या करते हैं कि दो कंपनी जब अलग अलग प्रोडक्ट बेच रही होती है बट सेम मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रही है, एक ही मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनी ऑपरेट करती है आपको पता है, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रही है। एक है यूनिवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, एक है सैमसंग। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी ऐसे कंबाइन कर लेती है। तो वो होता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन, कि यार मुझे ना प्रोडक्ट की लाइन बढ़ानी है अपनी, मैं सोप भी बेचूंगा साथ साथ में कार भी बेचना चाहता हूँ, तो कर लो मर्जर। एक होता है कॉन्ग्लोमरेशन। टू कंपनीज दैट हैव नो कॉमन बिजनेस एरिया, जिसका कोई बिजनेस लेना देना नहीं है, जब वो मर्जर कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमरेशन मर्जर। आगे बढ़ते हैं। मर्जर में ना बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कैसे मर्जर फाइनेंस होता है, किस तरीके से मर्जर फाइनेंस होता है। ईच हैज सर्टेन इम्प्लीकेशन फॉर द कंपनीज इन्वॉल्व एंड फॉर इन्वेस्टर। जब भी मर्जर होता है तो किसी में इन्वेस्टर पे इम्पैक्ट किसी में कम पड़ता है, किसी में ज्यादा पड़ता है। वो समझाने के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले परचेज मर्जर। एक होता है परचेज मर्जर, जिसमें क्या होता है बेसिकली जब आप परचेज कर लेते हो किसी कंपनी को,
जरूरी नहीं है कि बिजनेस करने के लिए। देखो ये बात ध्यान समझिए, जब आप परचेज करते हो तो ये जरूरी नहीं होता कि आप बिजनेस करोगे मिलके। परचेज नाम से पता चल रहा है। तो परचेज जब कर लिया दैट मीन्स यू आर एक्वायर्ड समथिंग, आपने किसी बिजनेस को खरीद लिया है। तो परचेज इज मेड विद कैश या डिवेंचर के साथ। सो एक्वायरिंग कंपनी ओपन ऑफन प्रेफर दिस टाइप ऑफ मर्जर बिकॉज इट कैन प्रोवाइड देम विद अ टैक्स बेनिफिट। आप क्या कर लेते हो, उनके एसेट खरीद लेते हो, तो उनकी एसेट की वैल्यू को कम लिखोगे तो उनका टैक्स का बेनिफिट हो जाएगा। तो इसके लिए होता है, ठीक है। उसके बाद ये इसको एक्विजिशन भी बोलते हैं परचेज मर्जर को। लेकिन मेन मर्जर होता है ये वाला मर्जर है कंसोलिडेशन मर्जर, जिसमें आप क्या करते हो, एक ब्रांड न्यू कंपनी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ब्रांड न्यू कंपनी फॉर्म हो जाती है। और ब्रांड न्यू कंपनी फॉर्म हो जाती है यानी कि दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी खड़ी कर देती है। दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन मर्जर। यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान से समझने वाली है, परचेज मर्जर में ना आपके बेसिकली दो टाइप के मर्जर आ जाएंगे। अभी आपको बताओ कैसे। एक होता है ये जो एक्विजिशन है, एक्विजिशन आपको ध्यान से समझना है। एक्विजिशन होता है कि आपने किसी कंपनी को खरीद लिया, एक्वायर कर लिया। ठीक है, दोनों में एक्विजिशन होता है, कंसोलिडेशन में भी हम एक्विजिशन करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान से बात समझने वाली है। देखो, ऑल मर्जर ऑल एक्विजिशन इन्वॉल्व वन फर्म परचेजिंग अनदर। एक कंपनी दूसरे को खरीदती है, चाहे वो एक्विजिशन है चाहे वो मर्जर है। मर्जर में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्ज हो गया अपने आप मर्ज थोड़ी हो जाएगा आदमी, खरीदना पड़ता है आपको। एक कंपनी बंद होगी दूसरी कंपनी को खरीदती है, यही मर्जर की खास बात होती है। एक कंपनी बंद होनी ही पड़ेगी तभी खरीद पाएगी दूसरी कंपनी को। तो देर इज नो स्टॉक और कंसोलिडेशन एज अ न्यू कंपनी। एक्विजिशन में क्या होता है, आपका जब कंपनी किसी को एक्वायर करते हो तो जरूरी नहीं है कि कोई आप शेयर भी खरीद लोगे, यानी कि शेयर होल्डरशिप भी आपके पास आ जाएगी। सपोज कंपनी एक्स बायस ऑल कंपनी वाई एसेट, इसको क्या बोलेंगे, एक्विजिशन। अनदर टाइप ऑफ एक्विजिशन इज अ रिवर्स मर्जर, जिसमें एक डील होती है दैट इनेबल्स अ प्राइवेट कंपनी टू गेट पब्लिकली लिस्टेड कंपनी। एक पब्लिक कंपनी बनना चाहती है प्राइवेट कंपनी, तो ये कर सकती है मर्जर, जिसको बोलते हैं रिवर्स मर्जर। लेकिन ध्यान से बात समझने वाली ये है कि देखो, मर्जर एंड एक्विजिशन दोनों एक जैसा लगता है, लेकिन आपको ध्यान से आपको इसका डिफरेंस समझ में आएगा। देखो, मर्जर में दो और मोर कंपनी एक साथ आती है अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन व्हेन कंपनी टेक्स ओवर अनदर रूल्स एंड बिजनेस ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्विजिशन। अब इसमें फर्क क्या है, ये फर्क है। द कम देखो ये आगे नीचे लिखा हुआ है, इसमें यही चीज आपकी बता रहा था मैं आपको कि एक डील जो होती है एक्विजिशन की वो अनफ्रेंडली मैनर में होती है। ठीक है, लेकिन मर्जर एक फ्रेंडली मैनर में होता है। और इन केस ऑफ मर्जर देयर इज फ्रेंडली एसोसिएशन वेयर बोथ द पार्टी होल्ड द सेम परसेंटेज ऑफ ओनरशिप एंड इक्वल प्रॉफिट शेयर। इसमें क्या होता है कि हम ओनरशिप को इक्वल इक्वल बांट देते हैं, हम उसकी भी ओनरशिप ले लेते हैं। तो ओनरशिप का इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है। बट एक्विजिशन में क्या होता है, हम उसकी ओनरशिप पूरी छीन लेते हैं, क्योंकि एक्विजिशन मतलब पूरा मैंने कंपनी ही खरीद ली है। तो कंपनी बंद हो चुकी है, अब वो कंपनी बिजनेस करेगी। तो क्या करा इन्होंने, कंपनी बिजनेस करेगी मिल के नहीं करेगी, अब वो एक्वायर कर लिया मतलब अब वो बिजनेस खत्म हो गया दूसरे वाला। बट मर्जर में क्या होता है कि एक दूसरी कंपनी जब किसी को खरीदती है तो ओनरशिप उसकी ले लेती है, बट वो ओनरशिप क्या होता है कि वो इक्वल प्रॉफिट शेयर में बांटती है। ओनरशिप का सारा फर्क है। एक्विजिशन में आपको अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो एक्विजिशन में ओनरशिप का फंडा नहीं होता। ओनरशिप किसी पे जाएगी नहीं जाएगी ये एक्विजिशन में फंडा नहीं होता। ठीक है, बट मर्जर में आपकी जो ओनरशिप है वो चेंज हो जाती है। एक्विजिशन में चेंज नहीं होती, वही कंपनी के मालिक रह गए, बट मर्जर में ओनरशिप ही होती है। ये मैं बेसिक में बता रहा हूँ आपको। लाइसेंसिंग, आप अपनी लाइसेंसिंग ले सकते हो कोई चीज ऑपरेट करने के लिए। जैसे कि रियल एस्टेट ब्रोकर अपना लाइसेंस ले सकता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपने लाइसेंस ले सकता है, किसी कंपनी आपने बनाना है, ठीक है, आप लाइसेंस ले सकते हो, उससे आप इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वेयर अ बिजनेस ब्रोकर सेल्स अ बिजनेस दैट हैज लोकेशन और स्टोर इन मल्टीपल स्टेट वेयर द ब्रोकर मे नॉट बी लाइसेंस। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, देखो ध्यान से। कभी कभार क्या होता है कि आपका कोई एक बिजनेस ब्रोकर है जो कि किसी बिजनेस को बेच रहा होता है अलग अलग लोकेशन पे,
बट हो सकता है वो लाइसेंस वाला नहीं भी हो, तो उस सिचुएशन में आपको को ब्रोकर रखना पड़ता है जो कि उससे फीस कलेक्ट करे। तो मतलब लाइसेंस देना पड़ता है। अगर आपको अपनी जैसे आपने किसी का लाइसेंस ले लिया तो आप उसका बिजनेस चला सकते हो किसी और का, ठीक है। तो ऐसे में लाइसेंस लेके आप कई सारे बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। आपने किसी को लाइसेंस ले लिया तो आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर पाओगे, इंटरनेशनल बिजनेस आप यहीं से कर सकते हो। तो लाइसेंस लेने से भी आप बिजनेस कर पाओगे, ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी एक तरीका है इसमें बढ़ने का। और अगर और तरीके की बात करो, जॉइंट वेंचर्स होते हैं। जॉइंट वेंचर्स में क्या होता है कि आप एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जिसमें दो पार्टी यूजली बिजनेस पार्टनरशिप कर लेती है, इसको पार्टनरशिप बोलते हैं, जिसमें आप अपने सिर्फ एसेट को नहीं बेचते, आप इसमें शेयर करते हो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एसेट्स, नॉलेज, प्रॉफिट्स, इन सबको। सो जॉइंट वेंचर थोड़ा मर्जर से डिफरेंट है। जैसे कि फूजी जेरोक्स वो सेटअप एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन जेरोक्स एंड फूजी फोटो, ठीक है। और जॉइंट वेंचर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई ओनरशिप में डील नहीं होती, ओनरशिप वैसी की वैसी पड़ी रहती है। जॉइंट वेंचर डिफर्स फ्रॉम बिकॉज दो इज नो ओनरशिप इन डिटेल डील, बट मर्जर में ओनरशिप में डील होती है कि भाई तेरा हिस्सा कितना, मेरा हिस्सा कितना, इसमें नहीं होता। समझ आ रही बात? तो ये चीज है, देखो 50, ये 50% ओनरशिप शेयर रहेगा। जैसे कि एस्टेब्लिश है जॉइंट वेंचर विद फॉरेन फर्म, इसमें एक तरीका है न्यू मार्केट एंटर करने का, जिसमें 50-50 वेंचर होता है, जिसमें दो पार्टी 50% ओनरशिप देती है, एंड ठीक है। इस तरह से जॉइंट जॉइंट वेंचर होता है और यहाँ से पढ़ सकते हो। अगला है हमारा फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? ये बेसिकली एक तरह का स्पेशल फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग ही है, एक तरह का लाइसेंसिंग ही है। बस लाइसेंस की किसी किसी चीज में होता है, एक होता है फ्रेंचाइज लेना। पूरा बिजनेस का आप एक ऐसा फ्रेंचाइजी उसकी ले ली जिसमें आप यहाँ पर बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हो उसका। जैसे डोमिनोज की फ्रेंचाइजी, ठीक है, आपने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले ली, मैकडोनल्ड्स की ले ली, तो आपको यही बैठे बैठे आप बिजनेस करोगे और आपको फ्रेंचाइजर से सपोर्ट भी मिलेगा, उसके रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें आप ग्लोबल एक्सपेंशन कर सकते हो, अपनी फ्रेंचाइजी आप बेच के ग्लोबल एक्सपेंशन कर सकते हो। अलग अलग फ्रेंचाइजी होती है, जैसे कि प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी जिसमें आप अपना जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी फ्रेंचाइजी किसी को दे देते हो कि आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट आप करोगे। मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी होती है कि भाई हमारे आप मैन्युफैक्चरिंग करो, हम आपको फ्रेंचाइजी दे रहे हैं इसकी, ठीक है, हमारे नाम की मैन्युफैक्चरिंग करो। बिजनेस बिजनेस फ्रेंचाइजी वेंचर एक ये भी होता है जिसमें आप क्या करते हो, फ्रेंचाइजी परचेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोडक्ट्स फॉर द फ्रेंचाइज ओनर, ठीक है, एंड द क्लाइंट बेस इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ओनर फॉर द फ्रेंचाइजी टू मेंटेन। आप इसके बिजनेस फ्रेंचाइजी वेंचर दे देते हो जिसमें आपका फ्रेंचाइजी परचेज करेगा प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूट करेगा और पूरा का पूरा क्लाइंट बेस मेंटेन करके रखेगा फ्रेंचाइजी का, यानी कि पूरा बिजनेस संभालेगा। बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी होती है जिसमें आप ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग मिलती है पूरी की पूरी बिजनेस चलाने की, कैसे प्रोडक्ट को हैंडल करना है। सप्लाईज आर परचेज फ्रॉम फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजर से आपको सप्लाई मिलती है, फिर आपको फ्रेंचाइजी आपको रॉयल्टी फी देना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ये चीज है आपके सामने, ठीक है। सो पहले वाले में था बिजनेस बिजनेस परचेज, फ्रेंचाइज में क्या था, इसमें आपको क्लाइंट बेस हैंडल करता है फ्रेंचाइजी ओनर। और बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी में क्या था, जिसमें आपका पूरी की पूरी बिजनेस एक सेटअप कर लेता है फ्रेंचाइजी, जैसे कि डोमिनोज ने कर रखा है, डोमिनोज की पूरी फ्रेंचाइजी आपको मिलती है। सोशल फ्रेंचाइजिंग भी होती है, जिसमें आपका एक टेक्निक है जिसमें गवर्नमेंट एक फ्रेंचाइजी देती है जिसमें आप क्लिनिकल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि आप सोप मेकिंग कर सकते हो, जो भी आपका भलाई का काम है, सोशल भलाई का, उसकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो। इवेंट फ्रेंचाइजिंग भी होती है, इवेंट फ्रेंचाइजिंग भी होती है मतलब जिसमें आप पब्लिक इवेंट करा सकते हो किसी के नाम का, लोगो ब्रांड का, मिशन का, उसके कॉन्सेप्ट का, ठीक है। फ्रेंचाइजी के क्या क्या बेनिफिट्स है, बड़ा सिंपल है यार, ब्रांडिंग आपको मिल जाती है उसकी, आपको बेचने में आसानी हो जाएगी, फिर एडवर्टाइजिंग अपने आप हो जाएगी, नेम रिकॉग्निशन होता है क्योंकि नाम से लोग आएंगे अपने पास, आपके पास रेपुटेशन आपकी बिल्डअप हो जाएगी, सपोर्ट मिलता है फ्रेंचाइजर से। लिमिटेशन क्या है,
लैक ऑफ कंट्रोल, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते प्रोडक्ट की क्वालिटी हर चीज को। लेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका हटा दे फ्रेंचाइजी, तो या उसकी कंपनी बंद हो जाए या कुछ हो जाए। हार्ड टू सेल, when you have a franchisee it is harder to get out from underneath it is especially if a seems to parent company have a problem। आप खुद नहीं बेच पाओगे वो प्रोडक्ट, क्योंकि प्रॉब्लम आ चुकी है आपके लिए, क्योंकि आप फ्रेंचाइजी से बेच रहे थे, जब आप खुद बेचने जाओगे तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी अगर आप फ्रेंचाइजी नहीं है। तो दैट इज वा फ्रेंचाइजर, जो फ्रेंचाइजी है जिसके पास है वो बड़ी दिक्कत आती है उसको। पॉसिबिलिटी ऑफ पेरेंट कंपनी गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, मैं आपको तो वही बता रहा था, हो सकता है कि उसका बिजनेस ही बंद हो जाए, तो आप गए, आप आउट ऑफ मार्केट से। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड नेम, हो सकता है कि आपको वही नाम ही खराब हो गया उस कंपनी का, तो क्या करोगे आप। या फिर आपने फ्रेंचाइजी फेल होगी तो आप गए। एक होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये भी एक तरह का एंट्री मोड है। इसमें क्या करते हैं कि हम दो कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, जिसमें एक कंपनी उसको कहती है कि आप मेरे मैन्युफैक्चर करो पार्ट्स मटेरियल। आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइल कंपनी ऐसी करती है, वो एक एग्रीमेंट में होते हैं, जिसमें क्या होता है कि मोबाइल बनता यहाँ पर है, लेकिन उसका एग्रीमेंट होता है। मोबाइल बन यहाँ पर है बट एक्चुअल में किसी और ने कहा है, किसी और कंपनी ने कहा इसको बनाने के लिए, खुद नहीं बना रही वो। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। क्लाइंट डज नॉट हैव टू मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, परचेज रॉ मटेरियल, सब कुछ वो करेगी, बस आपको प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ये क्लाइंट को नहीं खरीदना, रॉ मटेरियल नहीं खरीदना, वो सब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी, बस आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। तो सिंस द बेसिक वर्किंग मॉडल यूज बाय कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, जिसमें क्या होता है बड़े सारे इंडस्ट्री में काम आता है, आउटसोर्सिंग प्रोडक्शन हो जाती है, और हु विल प्राइवेटली ब्रांड द एंड प्रोडक्ट, उसको जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसी करती है बहुत सारी, और गवर्नमेंट के कहने पे कोविड वैक्सीन बनानी है, ये सब करना है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है। मैंने होता है ना ऑटोमेटिव पार्ट्स, ये जो ऑटोमेटिव पार्ट्स होते हैं, यानी कि गाड़ियां बनाना या फिर बाइक बनना, यही होता है। बेनिफिट्स क्या है भाई इसका? बेनिफिट्स कुछ नहीं है यार, बड़ा सिंपल है। क्या होगा बेनिफिट्स का? कुछ भी नहीं है। देखो, आपका टाइमिंग या रीजन बच जाता है। देखो, एक टाइमिंग के कारण होती है ये, ठीक है, कि आपका टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपके पास देखो वही लिखा हुआ है, टाइमिंग हैज टू बी राइट, जब आप कॉन्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और उसका एक रीजन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सीधा कर जा रहे हो, और सॉरी, हो सकता है कि आप सस्ते में बना लो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पे इतना टाइम नहीं है बनाने का, तो आप उसको दो बनाने के लिए। एक राइट माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बनाए जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रोल होना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन हो, मैन्युफैक्चर जो कर रहा है वो बंदा सही हो। ठीक है। राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, पूरा का पूरा बिजनेस को हैंडल करना पड़ेगा, कैसे सेल करना है उसके बाद, ताकि और गलती ना कर ले मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ करना पड़ेगा। एक्सपोर्टिंग कर सकते हो, एक्सपोर्ट आप करो, बाहर माल बेचो, और आप ये भी तरीका है, एंट्री कर लो। अब सिलेक्शन कैसे करना है एक्सपोर्टिंग मेथड का, तो आपके ऊपर बात है। क्या होता है, एजेंट के थ्रू बेचो माल। आप बाहर बेचना चाहते हो तो एजेंट के थ्रू पकड़ो, बाहर माल बेचो, क्या दिक्कत है तुम्हें, है ना। एजेंट के थ्रू माल बेचो, एक ये तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस करने का। लेकिन उसको फिर आपको समझना पड़ेगा कि एजेंट की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, कॉन्टैक्ट क्या है, अच्छा नाम है कि नहीं है। ठीक है। और ये चीज है। देर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ फंडिंग, फाइंडिंग अ सुटेबल एजेंट। पोटेंशियल कस्टमर को आस्क करो, रिकमेंडेशन दो, कमर्शियल एजेंसी से जाओ। आजकल तो ऑनलाइन आप जा सकते हो, इंडिया मार्ट पे जाओ, मिल जाएगी आपको बड़े सारे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ो। डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूटर से क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा बल्क में माल बेच दोगे बाहर, आप किसी कंट्री के अंदर, तो डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ो, बहुत सारी वेबसाइट है, मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो ये चीज है। डायरेक्ट मार्केटिंग आप कर सकते हो। डायरेक्ट मार्केटिंग इज कंसर्न विद मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्टिविटी विच डू नॉट डिपेंड फॉर सक्सेस फॉर फेस टू फेस कॉन्टेक्ट। मतलब इसमें आपको डायरेक्ट मार्केटिंग करोगे, इसमें आप टेलीफोन मार्केटिंग कर सकते हो, टेलीविजन मार्केटिंग कर सकते हो, जिससे आपको बड़ी जल्दी लोगों तक पहुंच सकते हो। बट ये मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में भी कि ये रिकमेंडेड नहीं है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आप ऐसे ही एजेंट के थ्रू पकड़ो, ऐसा नहीं करो सीधा कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग करने लग जाओ।
क्रिटिकल सक्सेस फॉर डायरेक्ट मार्केट इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल अच्छा खासा होना चाहिए, अच्छी लैंग्वेज में बना होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने उस मार्केट को स्टडी करना होना चाहिए कि जिस मार्केट में बेच रहे हो उनकी कस्टमर कैसे है, तब जाके वो आपकी विश्वास करेगी आपकी बातों का। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। जैसे कि आप देख सकते हो डायरेक्ट मार्केट टेक्निक टू सपोर्ट ट्रेडिशनल मेथड, जैसे कि सेल्स लीड बढ़ानी है, मेंटेनेंस और कॉन्टैक्ट करने हैं, तो डायरेक्ट मार्केटिंग से अच्छा खासा हो सकता है। वेयर मल्टीपल चैनल आर यूज फॉर मार्केट एंट्री स्पेशली ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में तो बड़े सारे आप कर सकते हो। इट इज इंटीग्रेशन चैनल थ्रू कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो आप ये डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू आप बड़े सारे सपोर्ट बना सकते हो, सेल्स लीड बढ़ा सकते हो, और आप कई सारे चीजों पे आ सकते हो वहां पर। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करिए, फैला दीजिए उन लोगों के साथ जिनको समझ में नहीं आता है, और कैसी लगी कमेंट करके बताना। थैंक यू। अगर आप चाहते हो और वीडियो कमेंट करिए। थैंक यू।